हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों तक एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आया जाता है। मतलब ये कि यहाँ कभी ऐसा नहीं होता कि किसी भी सब्जेक्ट के एक या दो चैप्टर्स आपको एक्सेस करने के लिए मिलें और उसके बाद आपसे ये बोला जाए कि भाई बचे हुए कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी या कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ऐसा मैग्नेट ब्रेन्स में नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स प्रतिबद्ध है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट हमेशा एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आने के लिए, जिससे कि ना सिर्फ आप लोगों की अपने एग्जामिनेशंस की अच्छी तैयारियां हो सकें, आपके सब्जेक्ट्स को लेकर आपकी बेटर क्लैरिटी और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके, बट साथ ही साथ आप लोग अपने करियर्स में भी इस नॉलेज का इस्तेमाल कर अच्छा कर सकें, अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें और देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। यही मैग्नेट ब्रेन्स का ध्येय है और इसी के साथ में, इसी ऑब्जेक्टिव को साथ में लेकर मैग्नेट ब्रेन्स आगे बढ़ रहा है। तो इसी अच्छी सी बात पर हम लोग अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हम लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हमारा जो आपका थर्ड चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, इसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किया था वो था जो आपका वार्म अप वगैरह होता है और बाकी इस तरीके से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसका क्या असर पड़ता है, जो आपको कंडीशनिंग दी जाती है उसका क्या असर पड़ता है और क्यों ये रेलेवेंट है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्यों आपको वार्म अप के बाद में वार्म अप करना ज़रूरी है, क्यों आपके लिए रिकवरी टाइम जो है उसकी इंपॉर्टेंस होती है एक्सरसाइज वगैरह के बाद में। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखकर ख़त्म करी थी। आज हम लोग उसी बातचीत को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज की तारीख में आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है इसमें हम लोग उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम लोगों को ये देखना है कि आपकी बॉडी के जो वेरियस सिस्टम्स होते हैं, वेरियस बॉडी के पार्ट्स के साथ में मिलकर आपके जो वेरियस सिस्टम्स क्रिएट होते हैं उनके ऊपर अलग अलग एक्सरसाइजेस के क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं, क्या असर पड़ते हैं, उनके क्या कंसिक्वेंसेस जो है हर एक आपके बॉडी के सिस्टम के ऊपर निकल कर आता है। जैसे कि हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारा जो मसल्स का सिस्टम है, हमारा जो पूरा बोन का सिस्टम है, हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, ऐसे बॉडी में आपके अलग अलग जो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है। आप जब हम कसरत करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह करते हैं, तो इन सारी चीज़ों का ये अलग अलग आपके जो बॉडी सिस्टम्स वगैरह हैं, अलग अलग जो आपके बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं, इसके ऊपर क्या क्या असर पड़ते हैं वो हम लोग आज के सेशन में देखेंगे। और शुरुआत हम लोग करेंगे इसकी हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ में। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और क्या इसके ऊपर असर वगैरह पड़ते हैं एक्सरसाइज के, वो सारी बातें हम लोगों को देखनी है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन। तो सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शब्द आता है, इसमें आता क्या क्या है, इस सिस्टम का मतलब क्या होता है। पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है जिसमें आपका दिल और हार्ट की मदद से जो पूरा ब्लड सप्लाई वगैरह होती है, उस पूरे के पूरे सिस्टम को हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। इसमें तीन प्राइमरी एलिमेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो आपका हार्ट, जिसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ठीक है जी। दूसरा आपकी जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं जो ब्लड को लेकर जाती हैं, पंप करती हैं, वापस लाती हैं, वो सारी चीजें वगैरह। दूसरा और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्लड। इन तीनों चीजों से मिलकर, इसके अलावा और भी आपके एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, बट प्राइमरीली मोटे तौर पर अगर हम लोग बात करें तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ये तीन एलिमेंट्स जो हैं, ये तीन चीजें जो हैं ये आती हैं, या फिर इन तीन चीजों की मदद से पूरा का पूरा जो सिस्टम कंस्टिट्यूट होता है उसको बोला जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो सब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आपका दिल, आपका हार्ट आता है, दूसरा आपकी ब्लड वेसल्स वगैरह आती हैं और तीसरा आपका ब्लड आता है। इन तीनों की मदद से मिलकर जो सिस्टम बनता है इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अब एक्सरसाइज का इसके ऊपर, इस पूरे के पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम लोगों को देखना है। मेन इसका काम क्या है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, कि आपका हार्ट वगैरह जो है और ब्लड वगैरह जो है, ब्लड वेसल्स वगैरह, ये सब मिलकर आपका ब्लड वगैरह आपके अलग अलग ऑर्गन्स तक पंप करती हैं, सक कर उसको वापस लाती हैं। पूरी बॉडी में आपका ऑक्सीजन वगैरह जो है ब्लड की मदद से उसको सप्लाई वगैरह जो करनी है, वो बाकी सारी चीजें वगैरह उससे रिलेटेड जो भी होती हैं, ये सारा का सारा काम इस सिस्टम के द्वारा किया जाता है। अब इसके ऊपर क्या असर पड़ता है वो हम लोग देखते हैं। इसमें भी सबसे पहली चीज जिसके ऊपर इसका असर पड़ता है एक्सरसाइज का, वो है हार्ट रेट। हार्ट रेट का क्या मतलब होता है, द नंबर ऑफ बीट्स और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट इन 1 मिनट इज कॉल्ड हार्ट रेट। यानी कि दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, कितनी बार वो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और कितनी बार एक्सपैंड करता है। ये आपका श्रिंक करना और फिर एक्सपैंड करना, श्रिंक करना और एक्सपैंड करना, ये कितनी बार जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस या फिर ये बीट्स वगैरह जो होते हैं 1 मिनट में, उसे बोला जाता है हार्ट रेट। अब जनरली एक इंसान की अगर बात की जाए तो डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी उम्र क्या है, वो कितना फिजिकली एक्टिव है नहीं है, इन सारी चीजों को मिलाकर अगर
अगर देखा जाए तो जनरली किसी भी व्यक्ति का जो हार्ट रेट होता है या कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो 60 टू 80 बीट्स पर मिनट तक के बीच में वेरी करते हैं। यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्शंस या हार्ट बीट 60 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके 60 है उसके हमेशा 60 ही रहें या जिसके 80 है उसके हमेशा 80 रहें, बीच में वेरी भी कर सकते हैं, मगर जनरली आपको 60 टू 80 बीट्स पर मिनट के बीच में हार्ट रेट देखने के लिए मिलता है। हालांकि जो नॉर्मल हार्ट रेट माना गया है या आपका जो आज की तारीख में यह माना जाता है कि आपका हार्ट रेट नॉर्मल है, वो माना गया है अगर 72 बीट्स आपको पर मिनट देखने के लिए मिलती हैं तो फिर इस चीज को जो है नॉर्मल हार्ट रेट कंसीडर किया गया है। तो ये तो खैर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की थोड़ी सी बातचीत हो गई। अब एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है थोड़ा सा उसको हम लोग देखते हैं। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करते हैं तो हार्ट रेट जो है वो कई गुना बढ़ जाता है और अब उसकी रेंज 140 से लेके 180 बीट्स पर मिनट तक भी पहुंच जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप एक्सरसाइज कितनी इंटेंसिटी के साथ में कर रहे हैं। अगर आप नॉर्मल जॉगिंग कर रहे हैं हो सकता है 90 के आसपास हो, या आप थोड़ा सा फास्ट दौड़ने लगे तो हो सकता है 120 के आसपास पहुंच जाए। अब आपने मिशन इंपॉसिबल में टॉम क्रूज को दौड़ते हुए देखा होगा, वो एक अजीब सी उसकी दौड़ने का तरीका, वो बहुत तेज दौड़ता है एकदम से। अगर आप उतना इंटेंसिटी से दौड़ रहे हैं हो सकता है 150 170 तक पहुंच जाए। तो डिपेंड, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई और तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, जो भी है डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी, ये रेट जो है वो 140 से 180 बीट्स पर मिनट तक भी पहुंच सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज। अब अगर ये हार्ट रेट बढ़ेगा तो इससे क्या होता है, ये हार्ट रेट बढ़ेगा इसका मतलब ये है दिल ज्यादा तेजी से काम कर रहा है। और दिल का काम क्या होता है, दिल का काम होता है ब्लड पंप करना। कई लोग बोल देंगे दिल का काम होता है प्यार करना, मगर दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पॉइंट इज दिल का काम होता है आपका ब्लड पंप करना। अगर आपका जो दिल है वो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी पे अगर बीट कर रहा है, जबकि नॉर्मल इंटेंसिटी ये मानी गई है, इसका मतलब ज्यादा मात्रा में जो है आपका ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह जो है बॉडी में बढ़ रहा है, ज्यादा मात्रा में जो है ब्लड वगैरह सर्कुलेट हो रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में आपका दिल जो है काम कर पा रहा है। ठीक है जी। अब इसका क्या असर पड़ता है, इसके क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं। आपकी बॉडी में स्वेटिंग ज्यादा मात्रा में होती है, आपका जो बाकी सारे फंक्शंस वगैरह हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा बेटर तरीके से होने लगते हैं ज्यादा। इसको अगर हम लोग 2 मिनट के लिए ऐसा समझ लें कि ये बॉडी अगर हमारी मशीन है और इस मशीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेयर पार्ट जो है वो आपका दिल है, और अगर वो जो नॉर्मल अपना जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन करता है उससे ज्यादा अगर एफिशिएंसी के साथ में काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पूरी की पूरी आपकी जो बॉडी है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। और इसके चलते ये है कि जब आप फाइनली कूल डाउन करोगे उसके बाद में आप अपने आप में एक जो है डिफरेंस देखोगे, अपनी एक्टिविटीज वगैरह में अपने आप में जो है एक बदलाव वगैरह देखोगे। तो ये जो है हार्ट रेट के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो हमको देखने को मिलता है। इसी चीज में आगे अगली चीज आती है स्ट्रोक वॉल्यूम। इसके बारे में थोड़ा हम लोग बातचीत करते हैं और एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है वो भी अब थोड़ा सा हम लोग इस पर देखेंगे। तो स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल इन ईच हार्ट बीट इज नोन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। अब इसमें पहला जो शब्द आता है जिसका नाम है वेंट्रिकल, पहले तो उसका मतलब क्या होता है अपने को पता है। अपने दिल में 4 चेंबर्स होते हैं, तो जो नीचे की तरफ के दो आपके जो चैम्बर्स होते हैं जो कंपैरेटिवली थोड़े से बड़े होते हैं, इनको वेंट्रिकल बोला जाता है। इनका काम होता है पीरियोडिकली इनमें जो ब्लड आता है उसको सक करना और उसके बाद में उसको बाहर निकालना, या फिर ब्लड को कलेक्ट करना और उसके बाद में उसको आपका सर्कुलेट कर देना। ये दोनों काम जो है आपके वेंट्रिकल्स वगैरह करते हैं। जो लोअर आपके चेंबर्स वगैरह होते हैं ये सारी एक्टिविटीज वगैरह वो करते हैं। तो अब ये वेंट्रिकल्स आपका एक बार में कितना जो ब्लड है उसको पंप आउट करते हैं, इसको बोला जाता है, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि हर एक हार्ट बीट के साथ में, यानी कि एक बार दिल के धड़कने के साथ में आपका जो वेंट्रिकल होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं हार्ट के, वो कितना अमाउंट में ब्लड को जो है वो पंप आउट करते हैं उसको बोला जाता है स्ट्रोक वॉल्यूम। जनरली जब आप कोई इस तरीके की बहुत ज्यादा इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे होते हैं, जब आप नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, नॉर्मल तरीके से बातचीत कर रहा हूं, आप नॉर्मली बैठ के लेक्चर देख रहे हैं या खाना खा रहे हैं या क्लास में बैठे हुए, इस तरीके की जब आप कंपैरेटिवली देखा जाए तो रेस्ट की स्थिति में फिजिकली बहुत ज्यादा कोई एक्सरसाइज या एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, उस वक्त में आपका जो ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम जनरली आपका 70 मिलीलीटर पर बीट होता है मेल्स के केस में, और फीमेल्स के केस में अगर बात की जाए तो 50 मिलीलीटर पर बीट ये निकल कर आता है। मगर जब आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करते हो तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अब ऑब्वियस सी बात है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यानी कि अगर हार्ट के जो है वेंट्रिकल्स वगैरह हैं ज्यादा मात्रा में अगर आपका ब्लड जो है उसको गिव आउट करेंगे तो इसके फिर आपके ऊपर जो है अलग तरीके के कंसिक्वेंसेस होंगे। अब अगर यहां पर ये जो आपका 70 है, 70 की जगह अगर ये 100 ml आपका अगर होने लगेगा मेल्स में, या 50 की जगह 70 या 80 होने लगेगा ml पर आपके, अगर आपका बीट के साथ में अगर फीमेल्स में होने लगेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इतने ज्यादा सर्कुलेशन का फिर ब्लड आपका बॉडी
बॉडी के ऊपर अलग तरीके के असर पड़ते हैं, क्या होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। उस चीज को कहा जाता है कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होता है बेसिकली, थोड़ा सा वो देखेंगे। और ये जो आपका बढ़ा हुआ ये स्ट्रोक वॉल्यूम आया है, इसका क्या असर इसके ऊपर देखने को मिलता है, उसकी बात करेंगे। तो कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ऑफ हार्ट इन 1 मिनट। एक बीट में हमने भी क्या देखा था कि स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक बीट में कितना अमाउंट में जो आपका ब्लड जो है वो गिव अप किया जा रहा है वेंट्रिकल के द्वारा, वो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया एक बीट के साथ में। और एक मिनट में जितना वॉल्यूम जो है ब्लड के द्वारा पंप किया जा रहा है, या ब्लड आपका जो हार्ट है उसके हर एक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किया जा रहा है एक मिनट के अंदर अंदर, इसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या, दिल एक बार धड़का, उस एक बार की धड़कन में आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उसने कितना ब्लड वगैरह जो है पंप आउट किया है, उसको आपने बोल दिया है स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट का मतलब क्या है? कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि एक मिनट के अंदर अंदर आपका जो वेंट्रिकल है उसने कितना जो ब्लड है पंप आउट किया है, उसको बोला जाता है कार्डियक आउटपुट। इसको आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि जितना आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम है मल्टीप्लाइड बाय जितना आपका हार्ट बीट है। ठीक है जी, जितना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है यानी कि पर बीट आपका जितना ब्लड सर्कुलेशन निकल कर आता है उसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया हार्ट रेट के साथ में, यानी कि एक मिनट में आपका दिल कितनी बार धड़क रहा है, इसके साथ में अगर आप कैलकुलेट कर लोगे तो फिर आपको जो है आपका कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। अब कार्डियक आउटपुट जनरली कितना निकल कर आता है और एक्सरसाइज के में कितना ज्यादा बढ़ जाता है, उससे आपको फर्क समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी के ऊपर इसका कितना ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। और उसके बेसिस में हम लोगों को यह भी अंदाजा लग जाएगा कि आपका जो पूरा का पूरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है, आपका दिल कितना ज्यादा जो है स्वस्थ है, या फिर कितना जो है अभी आपका कितना जो है आपके हार्ट की एफिशिएंसी और इंक्रीज हो सकती थी, या कितना और एफिशिएंट जो है आपका हार्ट होना चाहिए था आपकी उम्र और आपकी फिजिकल स्टेट के साथ में। ये सारी की सारी बातें इस कार्डियक आउटपुट से पता चल जाती हैं। तो एंड्योरेंस ट्रेनिंग जब आप करते हो, यानी कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो एक्सरसाइज वगैरह करने के चलते आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। उसकी वजह यह है कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया है। ठीक है जी, आपका हार्ट रेट बढ़ गया, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ गया, सारी चीजें बढ़ गई, इसका नतीजा ये निकल कर आता है कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। अब कार्डियक आउटपुट अगर बढ़ गया है तो इसका फिर जो है असर आपकी बॉडी के ऊपर ज्यादा एक्टिविटी के रूप में देखने को मिलता है। ज्यादा आपका जो एनर्जी लेवल है वो इंप्रूव हो जाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी करने का जो ईज होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है जी, तो सीधी सी बात है, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे इसके चलते आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। इसका फॉर्मूला आपने को ध्यान में रखना है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम। जनरली अगर आप बात करोगे कि आपका कार्डियक आउटपुट कितना निकल कर आता है, जनरली अगर बात की जाए तो रेस्ट के वक्त में 5 लीटर पर मिनट के आसपास में आपका कार्डियक आउटपुट निकल कर आता है, यानी कि एक मिनट के अंदर अंदर आपके जो वेंट्रिकल्स वगैरह होते हैं ये एक मिनट के अंदर लगभग 5 लीटर के आसपास जो है ये आपका ब्लड वगैरह पंप आउट कर देते हैं। मगर जब आप इंटेंस एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करते हैं तो उसके चलते लगभग ये 4 से 5 गुना के करीब जो है एक्सरसाइज वगैरह के चलते ये बढ़ जाता है। और अब इतना ज्यादा अगर बढ़ जाएगा, या 4 से 5 गुना के करीब ये बढ़ गया, मतलब 5 की जगह अगर आपका 20 या 25 लीटर के करीब अगर पर मिनट में आपका ब्लड अगर ये पंप आउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपका फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, आपके ऑर्गन्स वगैरह ज्यादा एफिशिएंटली जो है काम कर रहे हैं, और ये पूरा का पूरा फेज खत्म होने के बाद में भी वो जो है ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में आपने अपनी बॉडी की मशीन को ज्यादा इफेक्टिवली काम करवाया था, उसका असर जो है फिर आपको पॉजिटिवली देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे समझिए कि एक आपने नॉर्मल जिंदगी जो है जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं करते हैं, उस वो एक आप ले लीजिए और एक दिन आप जो है दौड़ने निकल जाइए, नॉर्मल जॉगिंग करिए, मेहनत करिए, मगर पसीना बहाइए, इतना पसीना बहाइए कि आपकी टी शर्ट नहीं छोड़ सकें आप, और उसके बाद में आके नॉर्मल सी एक बात वगैरह लीजिए और उसके बाद में सो जाइए। जब आप उठेंगे सो के आप अपने आप में देखेंगे कि आपकी बॉडी जो है कंपैरेटिवली ज्यादा हल्की लग रही है, ज्यादा एफिशिएंटली जो है आपके बॉडी ऑर्गन्स काम कर पा रहे हैं, ज्यादा अच्छा आपको अपने आप में महसूस हो रहा है। ये सारी की सारी चीजें होने के पीछे जिन ऑर्गन्स या जिन सिस्टम्स के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, उसमें से एक आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी हो जाता है। चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब अपना जो टॉपिक आता है उसका नाम है कार्डियक हाइपरट्रॉफी। अब कार्डियक हाइपरट्रॉफी क्या होती है वो हम लोग देखते हैं। कार्डियक hypertrophy is the increase in the volume of an organ or tissue due to the enlargement of its component cells। हाइपरट्रॉफी शब्द जो इसमें आया है उसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी ऑर्गन के वॉल्यूम में या फिर उसके टिश्यू में एनलार्जमेंट आता चला जाता है, जनरली आपका ऑर्गन जितना बड़ा होता है कंपैरेटिवली अगर वो उससे ज्यादा बड़ा हो जाता है एक वक्त के साथ में, अगर वो ऑर्गन का शेप और साइज और वॉल्यूम कंपैरेटिवली उस ऑर्गन के नॉर्मल शेप और साइज से ज्यादा बड़ा हो जाता है,
और उसके पीछे का रीजन यह है कि उसके जो आपके जो कंपोनेंट टिश्यू सेल्स हैं जिनसे मिलकर वो बना है उनका साइज बढ़ गया है, तो ये चीज कहलाती है हाइपरट्रॉफी। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका कोई ऑर्गन है वो कुछ टिश्यूज वगैरह से मिलकर बना हुआ है और वो टिश्यूज का साइज इंक्रीज होने के चलते ओवरऑल उस आपके ऑर्गन का साइज अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो चीज कहलाती है हाइपरट्रॉफी। अभी कार्डियक हाइपरट्रॉफी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ हाइपरट्रॉफी समझा रहा हूं। किसी भी ऑर्गन के ऊपर अगर आप हाइपरट्रॉफी की बात करें, अगर आपकी टंग है, टंग के टिश्यूज वगैरह का एनलार्जमेंट होता है, उसके चलते आपकी जबान नॉर्मल साइज से ज्यादा बड़ी हो गई है, वो भी आपका जो है हाइपरट्रॉफी की कैटेगरी में आएगी। और यही बात आपके दूसरे ऑर्गन्स पे भी लागू हो सकती है, आंखों पर, दिल पर, लंग्स पर, आपका जो स्टमक है उसके ऊपर, लिवर पर, बाकी सारी चीजों के ऊपर। अगर आपकी बॉडी के किसी भी ऑर्गन के टिश्यूज वगैरह हैं और उनके एनलार्जमेंट के कारण आपके ओवरऑल उस ऑर्गन के साइज में, शेप में अगर इंक्रीजमेंट आता है या फिर उसकी वॉल्यूम वगैरह इंक्रीज होती है तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। अब कार्डियक हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि अगर आपका जो हार्ट है उसका ओवरऑल साइज जो है वो अगर इंक्रीज हो जाए, क्योंकि आपके हार्ट के टिश्यूज वगैरह जो है उनका साइज अगर इंक्रीज हो गया है, तो ये चीज कहलाती है कार्डियक हाइपरट्रॉफी। ठीक है जी, यानी कि दिल का अगर साइज जो है वो कंपैरेटिवली उसका वॉल्यूम, अगर आप बाय वॉल्यूम देखते हैं, वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आपके दिल के जो टिश्यूज वगैरह हैं उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो गया, तो ये चीज आपकी हाइपरट्रॉफी कहलाती है। Cardiac hypertrophy is referred to as athlete heart which may occur after 7 to 10 years of vigorous physical training। अच्छा, अगर ये जो आपके टिश्यूज वगैरह हैं हार्ट के, इनका ये अगर इंक्रीज होता है साइज वगैरह इनका, तो इसके चलते आपका ओवरऑल हार्ट जो है उसका वॉल्यूम या फिर उसका जो साइज वगैरह है उसमें आपको थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। और अब क्योंकि इनका साइज वगैरह इंक्रीज हो गया, इनका शेप वगैरह इंक्रीज हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी एफिशिएंसी वगैरह जो है कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ज्यादा इफेक्टिवली अगर आपका हार्ट काम कर रहा है, इसका मतलब यह है कि एक नॉर्मल व्यक्ति का जो नॉर्मल आपका चाहे स्ट्रोक वॉल्यूम हो, चाहे आप जितने भी पैरामीटर्स की बात कर लें, कार्डियक आउटपुट वगैरह हो, एक नॉर्मल व्यक्ति का जितना निकल कर आता है रेस्ट के टाइम पीरियड में, उससे अगर आप कंपेयर करेंगे तो जिस व्यक्ति की कार्डियक हाइपरट्रॉफी की कंडीशन हो चुकी है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि उसमें ये सारे के सारे पैरामीटर्स वगैरह ज्यादा मात्रा में दिख रहे हैं, ज्यादा आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब बात यह है कि किसी नॉर्मल इंसान में, चाहे आप स्ट्रोक वॉल्यूम देख लें, चाहे आप हार्ट रेट देख लें, चाहे आप कार्डियक आउटपुट देख लें, उसकी अपेक्षा एक ऐसा व्यक्ति जिसमें कार्डियक हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिल रही है, इस पर्टिकुलर व्यक्ति में आपको क्योंकि आपका जो हार्ट है वो ज्यादा इफेक्टिवली ये सारे के सारे पैरामीटर करता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, ज्यादा एफिशिएंटली जो है यहां पर आपको सारे के सारे ये पैरामीटर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। इसलिए जब आपका जो किसी व्यक्ति का हार्ट अगर कार्डियक हाइपरट्रॉफी से गुजरता है तो या फिर उस पर्टिकुलर प्रोसेस से निकल कर जाता है, तो उसके बाद में उसको एथलीट हार्ट भी कहा जाता है। एथलीट का काम क्या होता है, या फिर एथलीट या धावक कौन होता है जो कंपैरेटिवली ज्यादा लंबे डिस्टेंसेस तक दौड़ सकता है, जिसकी बॉडी एकदम फिट होती है, शानदार किस्म से जो है आपका मेंटेन रहती है, जनरली किसी तरीके की कोई बीमारी वगैरह नहीं होती, इस तरीके की आपका फिजिकल पैरामीटर्स रखने वाले व्यक्ति को आप एथलीट कहते हो। तो एक ऐसा हार्ट जिसका एक नॉर्मल व्यक्ति के हार्ट के कंपैरिजन में सारे के सारे पैरामीटर्स वगैरह आपको शानदार देखने को मिल रहे हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, कार्डियक आउटपुट हो गया, ये सारी चीज, या आपका कार्डियक आउटपुट हो गया, या स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया, या फिर हार्ट रेट हो गया, सारे के सारे पैरामीटर्स अगर आपको इफेक्टिवली ज्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं तो हम लोग यही बोलेंगे कि यार ये जो दिल है वो तो इसका दिल जो है वो ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। जस्ट उसी तरह से जैसे एक एथलीट एक लंबे डिस्टेंसेस आसानी से दौड़ जाता है, एक धावक एक लंबा डिस्टेंस आसानी से दौड़ जाता है इन कंपैरिजन टू एक नॉर्मल इंसान जो उस चीज की रेगुलर एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहा हूं। तो जब भी किसी व्यक्ति की कार्डियक हाइपरट्रॉफी आपको देखने को मिलती है, उसका जो दिल का या उसके हार्ट का साइज कंपैरेटिवली उसके टिश्यूज के एनलार्जमेंट के चलते अगर उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, साइज इंक्रीज होता है, जिसके कारण उसके पैरामीटर्स वगैरह आपको ज्यादा इफेक्टिवली देखने को मिलते हैं एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में, तो इस चीज को फिर हम लोग एथलीट हार्ट कहते हैं। अब ये होता कैसे है, इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि ये होता कैसे। इसका जवाब यह है, अगर आप कंटिन्यूअसली किसी पर्टिकुलर का स्पोर्ट्स में या किसी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह में लगे हुए हैं, जिसके चलते जितने पैरामीटर्स की अभी हम लोगों ने बातचीत करी थी, हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, इन सब के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, लगातार इंक्रीज होते चले जाते हैं, बढ़ते हैं जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो उसका फिर ओवरऑल असर जो है आपके ऊपर ये देखने को मिलता है। अगर लगातार 7-10 साल तक फिजिकल आपका ट्रेनिंग वगैरह होती है, तो इसके चलते फिर जो है टिश्यूज के साइज में एनलार्जमेंट और कार्डियक हाइपरट्रॉफी आपको देखने के लिए मिलती है। नतीजतन आपका जो दिल है
है एक नॉर्मल इंसान के दिल की अपेक्षा ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। एग्जैक्टली उसी तरह से एक धाव की जैसे एक नॉर्मल आदमी को बोला जाए कि 42-44 किलोमीटर की पूरी मैराथन दौड़ जाओ तो उसका दिल, उसके हाथ पैर फूल जाएंगे कि भैया मैं तो 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता, मैं 40-42 किलोमीटर कैसे दौड़ जाऊंगा। और एक धावक से अगर आप बोलोगे दौड़ने के लिए, एक एथलीट से बोलोगे तो उसके लिए रोज का काम है, उसको कोई बहुत बड़ी बात नहीं महसूस होगी, वो आसानी से जो है डिस्टेंस कवर कर जाएगा। तो बस इतना ही सही डिफरेंस है। आप लगातार अगर फिजिकल एक्टिविटी करते चले जाओगे तो उसके चलते आपका दिल जो है वो एथलीट्स हार्ट बन जाता है। दूसरे शब्दों में उसमें कार्डियक हाइपरट्रॉफी आपको देखने के लिए मिलती है। चलें आगे बढ़ते हैं। चलें अब नेक्स्ट आता है इसी में आपका ब्लड वॉल्यूम। अब ब्लड वॉल्यूम के ऊपर क्या असर पड़ता है, ब्लड के ऊपर ओवरऑल क्या असर पड़ता है एक्सरसाइज वगैरह का, थोड़ा सा हम लोग वो देखेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि ब्लड क्या होता है, हालांकि हम लोग जानते हैं खून का क्या मतलब होता है, मगर फिर भी थोड़ा सा इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपका जो शरीर में दौड़ने वाला ये लाल कलर का फ्लूइड है, रेडिश सा जो ये फ्लूइड है, इसको हम लोग ब्लड बोलते हैं। अब इसकी खासियत यह है कि अगर इसका रिएक्शन वगैरह किसी से कराया जाए तो वो एल्केलाइन रिएक्शन शो करता है और उसका टेस्ट अगर आप देखोगे तो वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है। तो ब्लड क्या है, लाल कलर का एक रेडिश फ्लूइड है, एक रेडिश का आपका फ्लूइड है, रेड कलर का एक फ्लूइड है, जिसको अगर आप रिएक्ट वगैरह कराओगे किसी के साथ में, किसी केमिकल के साथ में, तो अल्कलाइन रिएक्शंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और टेस्ट की अगर बात की जाए, अगर आप चख कर देखोगे तो वो सॉल्टी सा होता है, सॉल्ट जैसा उसका टेस्ट निकल कर आता है। एक एडल्ट की अगर आप बात करोगे तो उसकी बॉडी में लगभग 5 से 6 लीटर के करीब में ब्लड होता है और ये उसके टोटल वेट का अगर देखा जाए तो 1/3 के करीब निकल कर आता है। उसके टोटल बॉडी वेट का लगभग 1/3 ये हिस्सा बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। एक एडल्ट के केस में पूरे बॉडी की अगर देखी जाए, बात की जाए, 5 से 6 लीटर के करीब आपको ब्लड देखने को मिलता है, पहली बात। और ये उसके पूरे वजन का लगभग 1/3 हिस्सा जो है बनकर तैयार होता है। अब जब आप लगातार कसरत करते हो, एक्सरसाइज करते हो, फिजिकल एक्टिविटीज वगैरह करते हो, तो इसका क्या इंपैक्ट या क्या असर जो है आपको देखने के लिए मिलता है आपका जो ब्लड वगैरह है उसके ऊपर, थोड़ा सा उसकी बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी जब एक्सरसाइज वगैरह आप करना शुरू करते हो तो उसके चलते द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन ब्लड वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। अब आपका जो ब्लड की वॉल्यूम है जब आप एक्सरसाइज वगैरह करोगे उसका क्या असर जो है आपके शरीर के में, जितना आपका जो खून बह रहा है, जो आपके पूरी बॉडी में ब्लड है, जो आपकी टोटल ब्लड वॉल्यूम है बॉडी की, उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। पहली चीज तो ये कि किस तरीके की एक्सरसाइज आप कर रहे हो और दूसरा कितनी इंटेंसिटी के साथ में कर रहे हो। इन दो बातों का जो है उसके ऊपर सीधा सीधा असर देखने के लिए मिलता है। अब जब आप जबरदस्त किस्म की एंड्योरेंस ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो जिसमें खूब तगड़ी फिजिकल एक्सरसाइज करना पड़ रही है, तब आपकी बॉडी में जो रेस्टिंग ब्लड वॉल्यूम है वो लगभग 8% तक बढ़ जाता है। अब ये रेस्टिंग ब्लड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, आपकी जितनी भी आर्टरीज हैं, आपकी जितनी भी वीन्स हैं, आपकी जितनी भी कैपिलरीज वगैरह हैं ब्लड वगैरह हार्ट की और इधर उधर, इन सब में जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्लो कर रहा है इसको बोला जाता है एक वक्त में ब्लड वॉल्यूम। कुछ हिस्सा जो है ब्लड का आपका लंग्स में जाता है, वो लंग्स में से जो है आपका ऑक्सीजन वगैरह जो लंग्स में आई है उसको ले रहा है, वो फिर दिल में जा रहा है, दिल उसको फिर जो है आपका अलग अलग वीन्स, आर्टरीज, बाकी आर्टरीज में और बाकी सारी चीजों में वो सर्कुलेट करा रहा है। आपकी जो वीन्स हैं वो आपके ऑर्गन से ब्लड को वापस ऑर्गन से हार्ट में ला रही हैं। ये सारा तो एक वक्त में जब आपकी पूरी की पूरी बॉडी की बात की जाए, अलग अलग आपकी वीन्स हो गई, आर्टरीज हो गई और जितनी भी आपकी कैपिलरीज और बाकी सब में जितना टोटल ब्लड फ्लो कर रहा है उसको ब्लड वॉल्यूम बोला जाता है। तो जब आपके तगड़ी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उस वक्त में आपकी पूरी बॉडी में जितना ब्लड वॉल्यूम है, रेस्टिंग ब्लड वॉल्यूम है, ये लगभग 8% के करीब जो है बढ़ जाता है। रेस्टिंग ब्लड वॉल्यूम का मतलब क्या, एक वक्त में आपकी पूरी बॉडी में कितना वीन्स में, कितना आर्टरीज में, बाकी सारी जगहों पे कितना क्या ब्लड वगैरह जो है फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग ब्लड वॉल्यूम। और एक्सरसाइज के चलते क्या होता है, लगभग 8% के करीब इसमें इंक्रीज आपको देखने के लिए मिलता है। इसी तरह ब्लड कई सारी चीजों से मिलकर बना हुआ है। कई बार आपने सुना भी होगा कि प्लाज्मा चढ़ाना पड़ता है एंड ऑल दैट। तो ब्लड में एक और चीज आपको देखने को मिलती है, इसको बोला जाता है प्लाज्मा। ये येलो कलर का होता है देखने में। जब आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करते हो तो ब्लड में जो ये प्लाज्मा की वॉल्यूम है लगभग 12% के करीब इंक्रीज हो जाती है। लगभग 12% इंक्रीमेंट आपको इसमें देखने को मिलता है। अब ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल कंडीशन में जितना आपके शरीर में रेस्टिंग ब्लड वॉल्यूम था या प्लाज्मा वगैरह जितना आपके ब्लड में था, अगर ये ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, इसका फायदा जो है आपको आपकी बॉडी के ऊपर एक पॉजिटिव इंपैक्ट के रूप में देखने के लिए मिलता है। अब जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है आपकी बॉडी में, नॉर्मली आपके शरीर में जितना आपके बॉडी में जितना ब्लड वॉल्यूम फ्लो कर रहा था उसकी अपेक्षा अगर ये इंक्रीज होता है तो इसको हम लोग कहते हैं, इसके लिए एक नाम होता है हेमोडाइल्यूशन। या फिर यूं बोलना चाहिए कि जब आपकी बॉडी, जब आप तगड़ी एक्सरसाइज वगैरह करते हो उसके चलते आपकी बॉडी में जो रेस्ट ब्लड
ब्लड वॉल्यूम है, प्लाज्मा की वॉल्यूम है, सब इंक्रीज होती है, ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं, इन सबको कहा जाता है हेमोडाइल्यूशन। हेमोडाइल्यूशन के साथ साथ एक और चीज होती है, जब आप लगातार एक्सरसाइजेस करते चले जाते हैं, मेहनत करते चले जाते हैं, तो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका नंबर भी इंक्रीज होता चला जाता है और इनका जो साइज है वो भी बढ़ता चला जाता है, और अल्टीमेटली ये साइज वगैरह बढ़ते 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 क्या चीज होती है, इनके बढ़ने के चलते में फिर आपको कार्डियक हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलती है। मगर ये कार्डियक हाइपरट्रॉफी होने में तो काफी वक्त लगेगा, काफी साल लगते हैं लगातार अगर आप इसको करते चले जाओ, मगर जब आप लगातार ये एक्सरसाइज करते हो तो इसके चलते ये जो एकदम आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसको हेमोडाइल्यूशन कहा जाता है, और साथ ही साथ ये आपकी जो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स हैं वो बढ़ाता चला जाता है और उनके साइज वगैरह जो है वो भी इंक्रीज होने लगते हैं। 8 साल 10 साल लगातार अगर ये प्रक्रिया करोगे तो फिर अल्टीमेटली आपको हेमोडाइल्यूशन देखने के लिए मिलता है। बाय कंटिन्यूअस एंड एंड्यूरिंग ट्रेनिंग कैपिलराइजेशन टेक्स प्लेस, साथ ही साथ आपका कैपिलराइजेशन वगैरह भी होने लगता है। कैपिलराइजेशन का मतलब होता है जो आपके छोटे छोटी आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स वगैरह, वो भी ज्यादा इफेक्टिवली काम करने लगती हैं। कैपिलरी एक बहुत पतला सा ट्यूब होता है जिसमें से आपका वाटर वगैरह, डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसको वाटर में कौन से फ्लूइड में रख रहे हो, अगर आप वाटर में रख रहे हो तो उसमें पानी ऊपर की तरफ जाता है, अगर मर्क्यूरी में रख रहे हो तो वाटर नीचे, आपका जो मर्क्यूरी का लेवल है उस ट्यूब में नीचे की तरफ जाता है, तो वो पूरा का पूरा जो एक्शन होता है कैपिलरी एक्शन कहा जाता है। हमारी जो वीन्स और आर्टरीज होती हैं इसमें भी हमको ये कैपिलराइजेशन देखने के लिए जो है समझ में आने लगता है कि हमारा ब्लड बहुत पतली पतली धमनियों से भी जो है फ्लो करने लगता है। ऐसी आपकी छोटी छोटी धमनियां जिसमें से आपका ब्लड उतने अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रहा था, वहां पे भी जो है आपको बहुत ज्यादा मात्रा में, ज्यादा बेटर तरीके से सर्कुलेशन वगैरह जो है इसका देखने को मिलने लगता है। तो ये सारे के सारे जो हैं आपके कुछ साइकोलॉजी, आपके कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। तो ये जो है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, और इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं आपके एक्सरसाइज वगैरह की वो हमने देखकर खत्म किए हैं। हार्ट रेट के बाद में आपका स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हाइपरट्रॉफी। अब हम लोग बातचीत करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर आपकी एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है, उस पूरे के पूरे फेनोमेनन के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है और किस तरीके से वो जो है पूरे के पूरे आपकी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी की सारी बातें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। बहुत अगर आप सिंपल शब्दों में बोलोगे तो आपका जो एयर को इनहेल करना है या फिर एक्सहेल करना है, इसका जो पूरा का पूरा प्रक्रिया है, इसकी जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, इसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन ऑफ एयर इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, अगर आपने एयर को अंदर लिया है, इनहेल किया है या फिर एक्सहेल किया है, दोनों केसेस में दोनों जो प्रक्रिया है इसको ओवरऑल रेस्पिरेशन कहा जाता है। अब दिमाग के कई सारे हिस्से होते हैं, कई सारे पार्ट्स होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है जिसका नाम है मेडुला ओब्लोंगाटा। मेडुला ओब्लोंगाटा जो दिमाग का हिस्सा है, ये रेस्पिरेशन की पूरी प्रक्रिया वगैरह को कंट्रोल करता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन की प्रक्रिया या प्रोसेस को दिमाग का कौन सा हिस्सा कंट्रोल करता है, तो ब्रेन का मेडुला ओब्लोंगाटा जो हिस्सा होता है, ये आपके रेस्पिरेशन के पूरे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है। इट हेल्प्स इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। अब रेस्पिरेशन वगैरह की जो प्रक्रिया है, इसमें होता क्या है, शरीर को अपने आप को सस्टेन करने के लिए जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन की मात्रा जुटाई जाती है, और शरीर में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है इसको शरीर से एलिमिनेट किया जाता है, निकाला जाता है। ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं रेस्पिरेशन की अपनी पूरी प्रक्रिया में आती हैं। अब ये सारा का सारा काम कराने के पीछे जो पूरा आपका सिस्टम जिम्मेदार है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम बोला जाता है, जिसमें आपके लंग्स आते हैं, नोस आता है, विंड पाइप आता है, और सारी चीजें। अब ये जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें ये ऑक्सीजन इनहेल की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप जो है अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हो, ये पूरा की पूरी प्रक्रिया जो मेडुला ओब्लोंगाटा के द्वारा कंट्रोल हो रही है, इस सिस्टम के ऊपर अगर आपका जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह है, इसके ऊपर एक्सरसाइज का क्या असर पड़ता है, थोड़ा सा हम लोग वो देखना शुरू करते हैं। कुछ इसमें टर्म्स वगैरह भी आएंगे, वो डिस्कस करते चलेंगे और उसकी मदद से पूरी प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म इसमें आता है वो है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का क्या मतलब है? इट इज रेफर्ड टू एज द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड पर ब्रेथ, यानी कि हर एक सांस के साथ में कितनी आपने एयर जो है, एयर की वॉल्यूम आपने अपने अंदर ली है या फिर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है आपने अपने सिस्टम में से बाहर निकाली है, इस चीज को जो है आप टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि एक सांस में, एक ब्रेथ में कितनी आप हवा जो है अपने अंदर ले सकते हैं, कितना आप अंदर खींच सकते हैं। अब यहां पे जितना जो है एयर मैंने अंदर ले ली है वो भी टाइडल वॉल्यूम है, और जितना मैं करके बाहर छोड़ देता हूं अपनी नाक, नॉस्ट्रल्स वगैरह की मदद से, ये भी टाइडल वॉल्यूम में आ जाती है। पर ब्रेथ
कितनी मात्रा में एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर जो है अंदर आई है या कितनी मात्रा में वॉल्यूम ऑफ एयर आपने एक्सहेल करी है, इसको आप टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। जनरली जब आप रेस्ट पर हो, जब आप कुछ ऐसी बहुत इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, तब ये लगभग 500 ml के आसपास में होती है, 500 ml के आसपास में ये वॉल्यूम निकल कर आती है। मगर जब आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम जो है बढ़ने लगती है, और बढ़ते बढ़ते जब आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइजेस वगैरह की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके शरीर को ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, दिल ज्यादा मात्रा में आपका बीट अप कर रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की हमने वो पूरी प्रक्रिया देख ली थी। तो ज्यादा मात्रा में अब आप जो है ऑक्सीजन इनहेल भी करोगे और ज्यादा मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज भी करते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेस्ट के कंपेरिजन में आपकी टाइडल वॉल्यूम लगभग 5 से 6 गुना जो है बढ़ जाती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या, एक सांस में कितनी हवा आपने अंदर खींची है या कितनी हवा आपने जो है अपने नॉस्ट्रल्स वगैरह की मदद से बाहर निकाल दी है, यह आपकी टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। नॉर्मल अगर आप बात करते हैं, जब आदमी कुछ कर नहीं रहा, रेस्ट में है, तब लगभग ये 500 ml के आसपास निकल कर आती है। जैसे ही एक्सरसाइज शुरू करोगे इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, और मैक्सिमल एक्सरसाइज यानी तगड़ी आप जब एकदम इंटेंस पर पहुंच गए हो, तब लगभग ये नॉर्मल के कंपैरिजन में 5 से 6 गुना तक जो है बढ़ जाती है, 5 से 6 गुना तक जो है इंक्रीज हो जाती है। याद रखिएगा, ये हो गई आपकी टाइडल वॉल्यूम। दूसरा आता है रेस्पिरेटरी रेट। इन सारे टर्म्स का भी अपने को आगे इस्तेमाल करना है, इसलिए इन सबको भी डिस्कस करते चल रहे हैं अपन साथ में, इनको ध्यान से जो है अपने को एनालाइज करना है। तो टाइडल वॉल्यूम पूरा देख लिया, दूसरा रेस्पिरेटरी रेट है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग रेट और ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी। फिर उसी तरह से कि आपका दिल वहां पे कितना तेज धड़क रहा था वो आपका हार्ट रेट हो गया था, तो उसी तरह से यहाँ पे आप कितने रेट पर जो है सांसें ले रहे हो छोड़ रहे हो वो आपका ब्रीथिंग रेट या फिर रेस्पिरेटरी रेट कहलाता है। कि रेस्पिरेटरी रेट इज ऑल्सो नोन एज ब्रीथिंग रेट और ब्रीथिंग फ्रीक्वेंसी। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ब्रेथ्स पर मिनट। एक मिनट में आप कितनी ब्रेथ्स ले लेते हो, इसको आपने जो है ब्रीथिंग रेट बोला है। या ब्रीथिंग रेट का मतलब क्या होता है, एक मिनट के अंदर आप कितनी सांसें ले लेते हो, यह आपका ब्रीथिंग रेट कहलाता है। एट रेस्ट इट इज 12 to 20 पर मिनट, ड्यूरिंग एक्सरसाइज इट इंक्रीजेस टू 2 to 3 टाइम्स। यानी कि जब आप एकदम रेस्ट में हो, ज्यादा आपका शरीर किसी तरीके की फिजिकल एक्टिविटीज में नहीं लगा, तब ये 12 से 20 के बीच में निकल कर आती है। और जब आप एक्सरसाइज शुरू कर देते हो तो लगभग ये 2 से 3 गुना जो है बढ़ जाती है। यानी कि लगभग ये 80 तक भी जा सकती है, जब बहुत तगड़ी या फिर इंटेंस आप फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो। एकदम से अगर आप बहुत तेज दौड़ लगा दो, उसके बाद में फिर वो सांसें एकदम बहुत तेज हो जाती हैं, वो सारी चीजें वो क्यों होती है, क्योंकि आपका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ जाता है। रेस्ट में 12 से 20 के बीच में निकल कर आती है, और लगभग 2 से 3 गुना जो है ये आपका एक्सरसाइज वगैरह और इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम में बढ़ जाती है। अगली चीज जो आती है उसका नाम है माइन्यूट वेंटिलेशन और पल्मनरी वेंटिलेशन। इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करते हैं। It is commonly referred to as the breathing process of lung during inhalation और exhalation। आपका मिनट वेंटिलेशन या माइन्यूट वेंटिलेशन और पल्मनरी वेंटिलेशन जो है, इसका क्या मतलब है, जब आपकी ब्रीथिंग प्रोसेस हो रही है, या फिर आप इस तरह से बोलें कि जब इनहेल कर रहे हैं या फिर आप जब एक्सहेल कर रहे हैं, उस वक्त में आपके लंग्स की जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, या तो लंग्स आपके सिकुड़ रहे हैं या फिर आपके एक्सपैंड कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों चीजें जो है पल्मनरी वेंटिलेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। पल्मनरी वेंटिलेशन को डिफाइन करने का एक तरीका है। पल्मनरी वेंटिलेशन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ टाइडल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय रेस्पिरेटरी रेट। फिर से पीछे चलते हैं। टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या है, एक सांस में कितनी मात्रा में आप एयर या तो इनहेल कर लेते हो या फिर कितनी मात्रा में एयर जो है आप बाहर निकाल देते हो। पहली चीज ये हो गई आपकी टाइडल वॉल्यूम। रेस्पिरेटरी रेट का मतलब क्या है, एक मिनट में आप कितनी ब्रेथ ले लेते हो। यानी कि एक सांस में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर आपके पास में आ रही है, टाइडल वॉल्यूम से पता चल गया, और एक मिनट में जितने नंबर ऑफ ब्रेथ्स आप लगा रहे हो, वो इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो इससे जो चीज निकल कर आती है उसे बोला जाता है पल्मनरी वेंटिलेशन। और ये हमको क्या बताती है, जब आप एक्सहेल कर रहे हो या फिर जब आप इनहेल कर रहे हो, उस वक्त में आपके लंग्स की जो ब्रीथिंग प्रोसेस है वो क्या चल रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछा जरूर जाएगा। पल्मनरी वेंटिलेशन का क्या मतलब है, टाइडल वॉल्यूम को जब आपने रेस्पिरेटरी रेट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। टाइडल वॉल्यूम किस बला का नाम है, एक सांस खींचने में या फिर एक सांस छोड़ने में जितनी आपकी एयर वगैरह आप इनहेल कर रहे हो या फिर आप उसको एकदम बाहर निकाल रहे हो, वो टाइडल वॉल्यूम हो गई। और रेस्पिरेटरी रेट, एक मिनट में आप ऐसी कितनी सांसें ले लेते हो, दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिला, पल्मनरी वेंटिलेशन। पल्मनरी वेंटिलेशन जब आप, और ये आपको क्या बताता है, जब आप सांस खींच रहे हो या फिर सांस छोड़ रहे हो, उस वक्त में आपके लंग्स की श्रिंकिंग या फिर एक्सपेंशन की जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो चल रही है, वो किस तरीके की चल रही है। जब रेस्ट पर है आदमी, जब कुछ कर नहीं रहा, जब शांत बैठा हुआ है, ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी उस तरीके की नहीं हो रही है, तब ये लगभग 8 लीटर पर मिनट के आसपास में निकल कर आता है। और
जैसे जैसे आप ऑब्वियसली बात एक्सरसाइज करोगे तो आपके दोनों जो चीजें हैं, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ता है, टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ता है, तो ये ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हो जाएगा, ये शूट अप करता है। ठीक है जी। एंड एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है वो बॉडी के साइज के साथ में बदलता जाता है। एक ही उम्र के लोगों के लिए मगर जिनके बॉडी शेप्स एंड साइज या डायमेंशंस में डिफरेंस है, उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। फीमेल्स के केस में ये थोड़ा सा कम होता है और मेल्स के केस में जनरली थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। चलें आगे बढ़ते हैं। अब ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली है, सारे टर्म्स वगैरह हमने देख लिए। एक्सरसाइज वगैरह करने पर क्या असर पड़ता है, एक्सरसाइज वगैरह जब हम लोग करते हैं तब इन चीजों पे क्या, ये आपका जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है इसके ऊपर और बाकी चीजों पे क्या असर पड़ता है, थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। तो अब जब हम लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी रेट और इनका प्रोडक्ट के तौर पर निकल कर आने वाला पल्मोनरी वेंटिलेशन वगैरह, इसका क्या असर पड़ता है। देखिए जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है वो एक्सरसाइजिंग के वक्त में इंक्रीज हो जाता है और ये 2 फेजेस में इंक्रीज होता है। जब आपने एक्सरसाइज शुरू करी है तो होता यह है कि तब इसमें जो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है वो मिलता है मस्कुलर एक्टिविटी के कारण। अब आपकी बॉडी या फिर आपकी मसल्स वगैरह जो हैं थोड़ा सा ज्यादा अगर आपका मूव कर रही हैं, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह हो रही है, तो उसके चलते अब आपके जो लंग्स और पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अपनी एफिशिएंसी से या नॉर्मली वो जिस रेट पे काम करता है रेस्ट वगैरह में, उसके थोड़ा सा बढ़कर आपको काम करना पड़ रहा है या मजबूर होना पड़ रहा है इंक्रीज होने के लिए। तो शुरुआती आप 15-20 मिनट आधे घंटे की बात कर लें, वार्मिंग अप या हल्की आपने एक्सरसाइज वगैरह शुरू करी है, तब ये जो मस्कुलर एक्टिविटी वगैरह है इसके चलते आपके शरीर को जो सिमुलेशन लगेगा उसके चलते आपके थोड़ा सा इंक्रीमेंट वगैरह आपको देखने को मिलता है। वेंटिलाइजेशन या आपका जो पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है इसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद में आप जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते चले जाते हो तो सेकंड फेज जो है उसके इंक्रीमेंट का वो चालू होता है। ये इंक्रीमेंट अब इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, आपकी बॉडी में जो है केमिकल चेंजेस वगैरह आना शुरू हो गए हैं, आपकी जो आर्टरीज वगैरह है उसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें भी थोड़े से आपको चेंजेस वगैरह देखने को मिलते हैं, प्लाज्मा का रेट बढ़ जाता है और हमने देखा था कि रेस्ट में आपका जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। अब ये सारी चीजें जो है क्योंकि मस्कुलर एक्टिविटी एक सर्टेन लेवल तक पहुंच गई है, एक सर्टेन लेवल तक आपकी मस्कुलर एक्टिविटीज इंक्रीज हो गई हैं और उसके चलते ये सारी चीजें हो रही हैं, तो इसके चलते भी आपका जो पल्मोनरी वेंटिलेशन वगैरह जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी डिफ्यूजन कैपेसिटी। ये आप सामान्य भाषा में इस तरह से समझ सकते हो कि आपने अगर एयर इनहेल करी है तो फिर उसमें एक सर्टेन मात्रा में आपकी जो है बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वगैरह आती है। अब लंग्स वगैरह उस ऑक्सीजन को जो है आपका कुल मिला के बहुत सिंपल भाषा में बोला जाए तो जो ब्लड वगैरह है उसमें मिक्सअप करते हैं, जिसके बाद में ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और फिर उसे हार्ट को भेजते हैं। ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया होती है इसको पल्मोनरी डिफ्यूजन बोला जाता है। कितनी मात्रा में आप ये कर पाते हो ये कहलाता है आपका पल्मोनरी डिफ्यूजन कैपेसिटी वगैरह। द रेट ऑफ डिफ्यूजन of gas between the alveoli of the lungs and the blood of the lung capillaries is called pulmonary diffusion capacity। इसको बहुत सिंपल भाषा में समझें तो इस तरह से समझ लीजिए, आपके लंग्स वगैरह में जब आप जब एयर इनटेक करते हो तो वहां पर ये जो ब्लड वगैरह में से ये जो आपने एयर वगैरह इनटेक करी है इसमें से लंग्स ऑक्सीजन को एक तरफ कर इसको आपके ब्लड के साथ में मिलाते हैं और इसको ट्रांसमिट कर देते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें ये जो लंग्स वगैरह में ब्लड वगैरह को मिलाया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ में या ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो रही है और इस पूरी की पूरी चीज को जो है पल्मोनरी डिफ्यूजन बोला जाता है। जब एक्सरसाइज वगैरह आप करना शुरू करते हो तब ये जो पल्मोनरी डिफ्यूजन वगैरह है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर यूं बोलना चाहिए कि जितनी मात्रा में आपकी बॉडी में अंदर ऑक्सीजन आ रहा था और जितनी मात्रा में जो है ये ऑक्सीजन ब्लड के साथ में मिक्सअप हो रहा था, दोनों जो है वो बढ़ जाते हैं। अगली चीज है हाइपर वेंटिलेशन, एन इंक्रीज ब्रीथिंग रेट टू एन इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम और इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, और बोथ इज रेफर्ड टू एज हाइपर वेंटिलेशन। तो जैसे जैसे हम लोग सांस आपका एक्सरसाइज वगैरह करते चले जाते हैं उससे होता है क्या, हमारी ब्रीथिंग की रेट बढ़ती है। ज्यादा मात्रा में जो है हम लोग जितनी अमाउंट में एयर जो है इनहेल करते हैं और जितनी मात्रा में एक्सहेल करते हैं, दोनों चीजों में हम लोग ज्यादा मात्रा में जो है आपका एयर को अंदर भी ले रहे हैं और एयर को बाहर भी छोड़ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये, तो आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आपकी जो टाइडल वॉल्यूम वगैरह है वो इंक्रीज हो गई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस रेट पर आप ये एयर इनहेल कर रहे हो या फिर आप ये एयर एक्सहेल कर रहे हो ये रेट बढ़ जाए एक्सरसाइज वगैरह करने के साथ, या फिर ये बोल सकते हैं कि दोनों ये जो चीजें हैं, आपका टाइडल वॉल्यूम भी हो गया और आपका जो रेस्पिरेटरी रेट भी हो गया, ये दोनों जो है इंक्रीज कर जाए। ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है या जो पूरी की पूरी चीज होती है इसको बोला जाता है हाइपर वेंटिलेशन।
वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या है, या तो जितनी मात्रा में आप एक पर्टिकुलर सांस में हवा अंदर खींच सकते हो या बाहर छोड़ सकते हो ये बढ़ जाना, या फिर जिस रेट पर आप सांस ले रहे हो ये बढ़ जाना, या फिर दोनों चीजों का बढ़ जाना, यानी कि एक सांस में जितना आप एयर अंदर ले रहे हो और बाहर छोड़ रहे हो उसका भी बढ़ जाना, और जिस रेट पर आप सांस ले रहे हो उसका भी बढ़ जाना। दोनों चीजें भी अगर इंक्रीज हो जाए या दोनों में से कोई एक भी चीज इंक्रीज हो जाए तो इसके चलते आपका ये जो पूरी एक जो आप पर्टिकुलर स्टेट में जाते हो इसको बोला जाता है हाइपर वेंटिलेशन। ये हाइपर वेंटिलेशन के चलते क्या होगा, ज्यादा मात्रा में आपका जो आपके ज्यादा मात्रा में जो वॉल्यूम ऑफ एयर है वो आपके अंदर आएगी और ज्यादा मात्रा में जो है वो आपके सिस्टम से जा भी रही है और ज्यादा मात्रा में वो पंप हो रही है, ज्यादा मात्रा में वो सर्कुलेट हो रही है। अगली चीज आती है टोटल लंग कैपेसिटी। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स एट द एंड ऑफ मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज टर्म्ड एज टोटल लंग कैपेसिटी। मतलब ये कि अगर आपने एक बार में जितना एयर आप अपने अंदर खींच सकते हो, एक सांस में मैक्सिमम जितनी मात्रा में आपके अंदर एयर जा सकती है उसको कहा जाता है मैक्सिमल, आपका उसको कहा जाता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसको ऐसे देखिए, जैसे आप खड़े हुए हैं, अब आपने एयर अपने अंदर खींचना शुरू करी और एक सर्टेन पॉइंट आया जिसके बाद आपको समझ में आ गया कि इससे ज्यादा हवा मैं इसके अपने अंदर नहीं खींच पाऊंगा, तो जितना मैक्सिमम आपने एयर जो है अपने अंदर सक करी है ये आपकी टोटल लंग कैपेसिटी कहलाती है। अब जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अगली थोड़ा सा जो है इसमें आपको कह सकते हैं कि कमी आपको देखने को मिलती है, थोड़ा सा जो है ये कम होती है। अगली आती है वाइटल कैपेसिटी। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। यानी कि जितनी मैक्सिमम मात्रा में आपने अपने अंदर एयर खींची थी, जिससे ज्यादा आप नहीं खींच सकते, उसको आपने बोला है टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसके बाद में आप जितनी मात्रा में अपने शरीर से हवा छोड़ सकते हो, यानी कि इस तरीके से आपने जितनी अपने अंदर एयर ले ली उसके बाद जितनी मात्रा में आप निकाल सकते हो, जितनी मात्रा में आप जो एयर है उसको आप एक्सेल कर सकते हो, वो कहलाती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। तो द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फोर्सफुली एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमल इंस्पिरेशन इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम मात्रा में जितनी हवा आपने अपने अंदर खींची थी उसके बाद जितनी मात्रा में आप फोर्सफुली जो है उसको बाहर निकाल सकते हो वो आपकी वाइटल कैपेसिटी कहलाती है। टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब क्या, मैक्सिमम जितनी मात्रा में आप एयर जो है अपने अंदर मैक्सिमल इंस्पिरेशन में के बाद में लेकर अपने अंदर आ जाते हो वो कहलाती है आपकी टोटल लंग कैपेसिटी। और इसके बाद में जितनी मात्रा में आप एक्सेल कर सकते हो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है आपकी वाइटल कैपेसिटी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आपका जो अगला जो सिस्टम आता है जिसके ऊपर इफेक्ट्स को हमको स्टडी करना है वो है आपका मस्कुलर सिस्टम। यानी कि आप, और सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम भी यही है जिसके ऊपर आपको डायरेक्ट असर देखने को मिलता है कि जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करते हो पसीना आने लगता है, जो भी डिफरेंसेस हैं सबसे पहले आपको मसल्स में दिखते हैं। तो अब मस्कुलर सिस्टम को ओवरऑल हम लोग देखेंगे कि भाई जब एक्सरसाइज वगैरह करते हो तब मस्कुलर सिस्टम के ऊपर आपका क्या असर पड़ता है, मस्कुलर टिश्यूज है, बाकी सारा जो पूरा सिस्टम या प्रोसेस है इसके ऊपर एक्सरसाइज का क्या इंपैक्ट या असर देखने को मिलता है, उसके बारे में अब हम लोग बातचीत करेंगे। चलें इसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको ये देखना है कि मस्कुलर सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, तो उसके पहले हमको थोड़ा सा मसल को अपने आप में समझना ज़रूरी हो जाता है। मसल क्या चीज़ होती है उसको थोड़ा सा समझना या उसकी एक अंडरस्टैंडिंग होना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी हो जाता है। पहली चीज़ तो ये कि मसल है क्या। मसल एक टिश्यू है विच हैज़ द पावर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इंपॉर्टेंट है याद, इसको ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा। बाकी सारे टिश्यूज़ वगैरह की अपेक्षा मसल्स की जो एक यूनिक कैपेबिलिटी है वो ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सिकुड़ सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसकी कैपेबिलिटी है कि मसल जो है वो एक ऐसा टिश्यू है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन की, जिसमें श्रिंक होने की, जिसमें सिकुड़ने की पावर या कैपेबिलिटी होती है। स्केलेटल मसल्स आर द मेन मसल्स फॉर फिजिकल एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस। अब ये जो आपका स्केलेटन है, आपकी जो हड्डियां हैं, इसके ऊपर जो मसल वगैरह लगी हुई हैं, चाहे आपके हाथ की बात कर ली जाए, चाहे आपकी लेग्स की बात कर ली जाए, चाहे आपके पूरे इस सिस्टम की बात कर ली जाए, ये वो सारी मेन मसल्स हैं जिनके ऊपर फिजिकल एक्टिविटीज या एक्सरसाइजेस वगैरह जो हैं उनका असर पड़ता है। या फिर यूं बोलना चाहिए कि फिजिकल एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज वगैरह जो की जाती हैं वो प्राइमरीली इन पर्टिकुलर स्केलेटल मसल्स वगैरह के थ्रू या इनके जरिए ही की जाती हैं। सेवरल चेंजेस टेक प्लेस इन द स्केलेटल मसल्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग व्हिच एन इंडिविजुअल इज अंडरगोइंग। अब ये तो खैर बड़ा कॉमन सा फैक्टर है कि जब आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करते हैं या डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस तरीके के एक्सरसाइजेस वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसका जो है आपको सीधा सीधा डायरेक्ट असर आपके ये मसल्स वगैरह के ऊपर, ये जो स्केलेटल मसल्स
मसल्स हैं इस पे देखने को मिलता है। सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप जब एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करते हैं तो यहां से फिर जो बाइसेप्स वगैरह डेवलप होना शुरू होते हैं और लोग फिर वो शोबाजी भी करते हैं उसके, और उसके बाद में आपका वो डोले शोले दिखाते हैं, वो सारी चीजें हैं। वो सब क्यों? क्योंकि एक्सरसाइजेस वगैरह एक सर्टेन तरीके की आप कर रहे हो, या तो आप इस तरीके के वेट्स उठा रहे हो, या फिर आप ऐसे वाले वेट्स उठा रहे हो, या पुशअप पुलअप्स कर रहे हो, आप सिटअप्स लगा रहे हो, जो भी कर रहे हो, क्रंचेस वगैरह मार रहे हो, उस सबके चलते हो क्या रहा है, आपके हाथों की इन मसल्स वगैरह के ऊपर काफी जोर पड़ रहा है, काफी एक्सरसाइज वगैरह हो रहा है, काफी सारा इसमें एक्सरसाइजेस वगैरह हो रही हैं, इसके चलते इसमें अब चेंजेस वगैरह जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप पैरों के ऊपर करोगे, आप कई लोग जो क्रंचेस खूब लगाते हैं, फिर वो आपका जो पेट वगैरह है उसमें बढ़िया आपके पैक्स वगैरह बन जाते हैं, कट्स वगैरह डेवलप होते हैं, उन सबको दिखाते फिरते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारा का सारा डेवलपमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि आप आपकी बॉडी इन मसल्स को एक सर्टेन तरीके की ट्रेनिंग वगैरह जो है वो दे रहे हो, एक सर्टेन तरीके का पुश दे रहे हो, और उसके चलते आपको ये एक्सरसाइजेस वगैरह, ये जो इंपैक्ट या फिर जो चेंजेस वगैरह है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है जी, तो इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना है। मसल की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है? ये एक ऐसा टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। खास तौर पे प्राइमरीली जिन एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज वगैरह आप करो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जिन मसल्स वगैरह का होता है उनको स्केलेटल मसल्स बोला जाता है। जब आप एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो स्केलेटल मसल्स का क्योंकि आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, जो चेंजेस वगैरह भी आपको सबसे अपरेंट देखने को मिलते हैं वो स्केलेटल मसल्स वगैरह के ऊपर ही देखने को मिलता है। अब क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं पूरे के पूरे मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, प्राइमरीली आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर, वो थोड़ा एक्सरसाइजेस वगैरह के उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। चलें देखते हैं इसे। तो पहली चीज जो हमको देखनी है एक्सरसाइजेस वगैरह का आपकी मसल्स पे क्या असर पड़ता है, उसमें पहली चीज जो आती है वो है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। तो देखिए होता क्या है, जब आप रेगुलर एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं तो उसके चलते आपकी जो मसल्स वगैरह जिन पे आप हाथ पैर मार रहे हैं, जिनके साथ आप मेहनत कर रहे हैं, उन मसल्स वगैरह में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और मसल्स वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जल्दी डेवलप होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी जल्दी कर जाती हैं, इनकी इन कैपेबिलिटीज़ के चलते बॉडी बिल्डिंग में खास तौर पर जो है आपको शरीर जो है बना हुआ समझ में आता है, अलग से दिखता है। तो ये जो मसल्स वगैरह को लगातार अगर आप ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हैं और उसके चलते अगर उसमें इंक्रीमेंट वगैरह या फिर उसमें कुछ साइज वगैरह में, शेप में जो इंक्रीज आपको देखने को मिलता है, इसे बोला जाता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी। अब इसमें होता क्या क्या है, जब आप एक्सरसाइजेस वगैरह करते हैं, आपने लेट से पुशअप्स पुलअप्स मारना शुरू कर दिया, अब रोज आप लेट से 10-10, 20-20, 30-30 पुशअप्स पुलअप्स कर रहे हैं, उसका असर जो है आपको 15-20 दिनों में दिखने लगेगा, आधे एक आध महीने में जो है आपको समझ में आने लगेगा कि मसल्स वगैरह जो है वहां की डेवलप हो रही है। वेट्स उठाने लगेंगे तो उसका असर दिखने लगता है। इसमें होता क्या है कि आपकी जो मसल्स की फाइबर्स होते हैं उन पे, उनके डायमीटर पे और उनकी लेंथ वगैरह पे, हर चीज में जो है आपको इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलता है। साथ ही साथ जो आपके टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है, ग्लाइकोजन है, एंजाइम्स वगैरह हैं, ये भी काफी ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होते चले जाते हैं, और इन सब चीजों का सम टोटल जो है आपको आपकी बॉडी में एक डेवलपमेंट के तौर पे दिखता है। एक जहां पे जब आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे थे, एक जहां पे जब आप एक्सरसाइज वगैरह पे उतना एम्फेसिस नहीं दे रहे थे, और एक जब आपने एक्सरसाइज वगैरह करी, तो फर्क जो है आपको साफ साफ देखने को मिलता है। अब ये जो पूरी की पूरी चीज हुई है, इसको कहा जाता है मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, और इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिली हैं या क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिले हैं। सबसे पहली चीज, आपके फाइबर्स मसल्स के डायमीटर और उनकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है। टोटल अमाउंट में जो प्रोटीन है, ग्लाइकोजन और एंजाइम्स वगैरह हैं जो मसल्स वगैरह में होते हैं, इसमें आपको इंक्रीमेंट वगैरह देखने को मिले। तो ये मस्कुलर हाइपरट्रॉफी हो गई। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो है एरोबिक चेंजेस वगैरह क्या होते हैं। बाय ट्रेनिंग द अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन इंक्रीजेस व्हिच हेल्प्स फॉर बेटर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द वर्किंग मसल्स ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में एक आप किस तरह से कह सकते हैं, एक फ्लूइड होता है या जिसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन की खासियत ये होती है कि ये आपके ऑक्सीजन वगैरह जो है मसल्स वगैरह को उसकी सप्लाई वगैरह में इफेक्टिवली किस मसल को कितनी अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए है, उतनी मात्रा में उसे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज को इंश्योर करने में ये फ्लूइड जो है मायोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है। अब जब आप लगातार एक्सरसाइज वगैरह करते चले जाते हैं, जब लगातार मेहनत करते चले जाते हैं बॉडी की स्केलेटल मसल्स वगैरह के ऊपर, तो इसके चलते मायोग्लोबिन जो है जितनी मात्रा में आपकी बॉडी में ये बन रहा है, जितनी मात्रा में आपकी बॉडी में जो ये फ्लो कर रहा है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। इससे होता यह है कि आपकी जो मसल्स वगैरह वर्क कर रही हैं उन तक ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये इस बात की इंश्योरिटी होने लगती है, एंड ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह की सप्लाई होना शुरू हो जाती है। इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से इसी फोटोग्राफ की मदद से समझते हैं। जब तक आपके शरीर पर आपने एक्सरसाइज करना शुरू नहीं की, जब तक आपने एक्सरसाइज शुरू नहीं की थी, आपके शरीर पर उस तरीके के आप स्ट्रेसेस वगैरह नहीं डाल रहे थे, तब तक वो मायोग्लोबिन जो
यहाँ पे बह रहा होगा या जो इंश्योर कर रहा था कि इस हाथ में एक सर्टेन मात्रा में ऑक्सीजन आना चाहिए, उसकी एक सर्टेन वॉल्यूम रही होगी। मगर जब आपने एक्सरसाइजेस करना शुरू करी तो वो मायोग्लोबिन की वैल्यू बढ़ने लगी, क्योंकि अब यहां से आप इसकी तरफ में ट्रांसफर हो रहे हो या इसकी तरफ में आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। अब यहां पर अगर आपको यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्मेशन जो है देखना है तो यहां पर ज्यादा मात्रा में आपको ब्लड और ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करना जरूरी हो जाएगा। उसके लिए मायोग्लोबिन जो है वो ज्यादा मात्रा में होना चाहिए आपकी बॉडी में। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो मायोग्लोबिन की मात्रा बढ़ेगी और उसी के साथ साथ आपका जो ब्लड आ रहा है वो ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा, वो बात इंश्योर होती है, वो बात यहां पर इफेक्टिवली मतलब कंफर्म हो जाती है कि ज्यादा मात्रा में आपको ऑक्सीजन वगैरह यहाँ पे मिलेगा। तो बाय ट्रेनिंग मसल्स प्रोड्यूस एनर्जी बाय इंक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोजन। अब यहाँ पर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है तो ज्यादा आप जो है वर्कआउट वगैरह मसल्स वगैरह के साथ में कर पाओगे। जैसे 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 आप ट्रेनिंग करते चले जाते हो तो मसल्स जो है जितनी एनर्जी जनरेट कर रही थी, जनरली आपका ऑक्सीडेशन, आपका जो ग्लाइकोजन वगैरह होता है इसके ऑक्सीडेशन की मदद से जो एनर्जी जनरेट करती हैं उसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है, वो ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होता चला जाता है और ज्यादा मात्रा में जो है एनर्जी वगैरह इंक्रीज ऑक्सीडेशन के साथ में जनरेट होती है। एंड अल्टीमेटली जब आपकी मसल्स वगैरह अच्छे से इफेक्टिवली ट्रेन हो जाती हैं तो एक ट्रेन मसल जो है वो ज्यादा मात्रा में फैट का इस्तेमाल करती हैं टू सप्लाई मोर एनर्जी इन कंपैरिजन टू अनट्रेन जो मसल्स वगैरह होती हैं उसके कंपैरिजन में। अगला आता है एनएरोबिक चेंजेस वगैरह। दीज आर द चेंजेस व्हिच हेल्प इन सप्लाई ऑफ एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि जब आपकी बॉडी में ये पर्टिकुलर मसल्स वगैरह में अगर ऑक्सीजन वगैरह नहीं है या फिर ऑक्सीजन वगैरह की एब्सेंस है, उस वक्त एनर्जी की किस तरीके से सप्लाई वगैरह होती है, वो सारे के सारे जो सप्लाई हैं वो एनएरोबिक सप्लाई की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब जब आप लगातार एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो ये जो एनएरोबिक चेंजेस वगैरह आपको बॉडी में देखने को मिलेंगे, जरा उसके बारे में भी बातचीत हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो होगी वो है कि इंक्रीज लैक्टिक एसिड टॉलरेंस जो है आपका बढ़ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप सबसे पहले दिन एक्सरसाइज करने जाएंगे और आप खूब मोटिवेटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, जिम जाके आपने खूब जो है जमकर मेहनत कर ली, तो उसके अगले दिन आपको कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पर बहुत ज्यादा हर्ट होता है, खास तौर पे आपके जैसे जॉइंट्स वगैरह हैं वहां पर या मसल्स वगैरह पे जिन पे आपने बहुत मेहनत करी थी उसमें आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत पेन होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बन जाता है और आपकी क्योंकि मसल्स वगैरह उतना लैक्टिक एसिड जो है टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं थी और क्योंकि उतनी मात्रा में लैक्टिक एसिड बन गया तो वो उस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं कि अब दर्द और तकलीफ हो रही है। मगर जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते चले जाते हो तो ये जो लैक्टिक एसिड वगैरह बन रहा था जिसके चलते आपको दर्द हो रहा था, इसका टॉलरेंस बढ़ता चला जाता है। दूसरे शब्दों में जो दर्द आपकी मसल्स वगैरह में होता है रेगुलर एक्सरसाइज के साथ में वो कम होता चला जाता है। दूसरा, चेंज इन ब्लड फ्लो ऑफ द मसल्स। आपकी मसल्स वगैरह में किस तरीके से ब्लड फ्लो हो रहा था, पहले जब उनका साइज अलग था तो कितनी मात्रा में उनको जो है ऑक्सीजन की जरूरत थी और कितनी मात्रा में ऑक्सीजन जा रही थी, और अब जब साइज डिफरेंट हो गया है, डेवलप हो गई है मसल्स वगैरह, तब कितनी मात्रा में ऑक्सीजन वगैरह चाहिए और कितनी मात्रा में जा रही है, वो सारे पैटर्न्स में आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है। एंड लास्ट, चेंज इन द रेड एंड द व्हाइट फाइबर्स ऑफ द मसल। आपकी जो मसल्स होती हैं इसमें भी जो मसल फाइबर है इसमें आपको रेड फाइबर्स देखने के लिए मिलते हैं और व्हाइट फाइबर्स देखने के लिए मिलते हैं। इन फाइबर्स में भी जो है इनके शेप साइज में आपको चेंजेस वगैरह जो है नजर आते हैं, शेप साइज में भी जो है चेंजेस वगैरह आपको देखने के लिए मिलते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ट्रेनिंग एंड कैपिलरी सप्लाई। ट्रेनिंग एंड कैपिलरी सप्लाई के बारे में बात करते हैं। इंड्योरेंस ट्रेनिंग इंक्रीजेस द कैपिलरी रेशियो एक्सप्रेस्ड एज कैपिलरी पर फाइबर। थोड़ा समझना पड़ेगा, आपका जो मसल का फाइबर है इसमें अब आपका जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं जो आपका ब्लड लेकर आई हैं, अब वो ब्लड की जो वेसल्स वगैरह हैं इनके छोटी फाइबर्स होती हैं, कैपिलरीज वगैरह होती हैं जो मसल्स में अंदर तक आपका ब्लड लेकर जाती हैं। ठीक है जी। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते चले जाते हो वैसे वैसे आपकी पर फाइबर कितनी आपकी ब्लड वेसल्स हैं या कैपिलरीज वगैरह हैं इसका रेशो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ कैपिलरीज पर फाइबर जो है उसका रेशो बढ़ता चला जाता है और इस रेशो को हम लोग कई बार कैपिलरी रेशो भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते चले जाओगे वैसे वैसे आपका कैपिलरी रेशो बढ़ता चला जाएगा और इसके पीछे की वजह है जितना ज्यादा एक्सरसाइज करोगे एक मसल को उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी उतना ज्यादा कैपिलरी जनरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसके चलते आपका कैपिलरी रेशो वगैरह जो है बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ ही साथ एक चीज और होती है कि जितना मेहनत करते चले जाओगे तो ट्रेनिंग के साथ में आपकी कैपिलरी डेंसिटी वगैरह भी जो है मसल्स वगैरह में जो ज्यादा मात्रा में ब्लड वगैरह की सप्लाई वगैरह कराती हैं वो बढ़ती चली जाती है। अगला आता है इन्फ्लुएंस ऑन परफॉर्मेंस, और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी एक्सरसाइज और इतनी मेहनत का अल्टीमेटली ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस या बॉडी के पूरे जो ओवरऑल जो है फिजिकल एक्टिविटीज पे क्या असर पड़ता है।
एज मसल्स बिकम स्ट्रॉन्गर दे कॉन्ट्रैक्ट विथ लेस एक्सर्शन ड्यूरिंग अ मैक्सिमम वॉलंटरी फोर्स। यानी कि जैसे जैसे मसल्स मजबूत होती चली जाती हैं तो पहले की अपेक्षा अगर आप कोई पर्टिकुलर फोर्स उनके ऊपर लगा रहे हो तो वो उतना ज्यादा सिकुड़ती नहीं है, उतना ज्यादा उसमें कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। इसका दूसरे शब्दों में हम लोग इस तरह से कह सकते हैं आप ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं, अगर आपके ऊपर फोर्स लग रहा है तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्टिवली आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर सकती है। नेक्स्ट, अ ग्रेटर परफ्यूजन अकर्स एंड द एक्सरसाइज कैन बी कंटिन्यूड विदाउट इन्वॉल्विंग द एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। इसको सिंपल से अगर आप भाषा में बात करें तो आप लंबे वक्त तक जो है एक्सरसाइज वगैरह करते रह सकते हैं। पहले की अपेक्षा जब आपने एकदम शुरुआत में एक्सरसाइज शुरू करी थी या जब आप उतनी एक्सरसाइज नहीं करते थे तब अगर आप वो एक्सरसाइजेस करते हो तो एक सर्टेन लिमिट में आप थक जाते, अब आप लंबे वक्त तक जो है एक्टिविटी को कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस वुड हेल्प इन डिलेइंग द लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन एंड इंक्रीज द मस्कुलर फोर्स। ऑब्वियसली बात है, अब आपकी बॉडी में उतनी मात्रा में लैक्टिक एसिड बनेगा नहीं, एक्यूमुलेशन वगैरह उसका उतना नहीं हो पाएगा, उतना आपको दर्द वगैरह नहीं होगा, प्लस आपका जो मस्कुलर फोर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा, या फिर यूं बोलूं कि आपकी बॉडी बड़ी मात्रा में आपका जो है एनर्जी वगैरह गेन करेगी या कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एंड्योरेंस आर इंक्रीज्ड आफ्टर द ट्रेनिंग। ऑब्वियसली बात है, जितनी ज्यादा आप मेहनत करते चले जाओगे, जितना ज्यादा आप एक्सरसाइज करते चले जाओगे, उतना ज्यादा आपकी जो मसल्स की स्ट्रेंथ है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी है और किसी भी पर्टिकुलर फोर्स के को बर्दाश्त करने की जो उनकी क्षमता है, उनका जो एंड्योरेंस कैपेबिलिटी है, उनका जो उनको विथस्टैंड करने की कैपेबिलिटीज हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो अब आपका टॉपिक आता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज वगैरह का क्या असर पड़ता है, वो अब हम लोग देखते हैं। तो जिस तरीके से आपके शरीर के दूसरे हिस्से हैं या दूसरे आपके सिस्टम्स हैं जिनके ऊपर एक्सरसाइज एक बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट या एक बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डालती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है उसमें से एक है। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर भी जो है आपकी एक्सरसाइज वगैरह का बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस या फिर असर आपको देखने के लिए मिलता है। पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनिंग की जब आप बात कर लेते हो, बहुत इफेक्टिवली जो है आपकी एक्सरसाइजेस वगैरह जो है उसका एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलता है। अगर आप कुछ पर्टिकुलर इमीडिएट इफेक्ट्स वगैरह या जो सबसे आप जब एक्सरसाइज शुरू करते हैं उसका जो एग्जैक्ट आपको असर देखने को मिलता है, इमीडिएटली आपको जो असर देखने को मिलता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, उसकी बात कर लें तो सबसे पहले तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होने लगता है। कई बार आपको खाना नहीं पच रहा है, कई बार आपको अपच की प्रॉब्लम हो रही है, गैस बन रही है या फिर बहुत खट्टी डकारें आ रही हैं, वो सब खत्म हो जाता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते चले जाते हैं। वजह यह है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत हो चुका है या फिर हो रहा है कंपैरेटिवली पहले की अपेक्षा जब आप एक्सरसाइज नहीं करते थे, और जो वो खाना जिसको पचाने में उसको फिर ज्यादा तकलीफ हो रही थी, समझ में आ रहा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम इसके साथ में कंफर्टेबल नहीं है, उसके साथ में उसका कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है, उसका डाइजेशन वगैरह करना उतना मुश्किल कंपैरेटिवली नहीं रह जाता। दूसरी चीज, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, खाना वगैरह कितना जल्दी डाइजेस्ट होकर एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वो सारी की सारी जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो शायद दुनिया जहां में बहुत लोगों की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो है वो होना काफी कम हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर इफेक्टिवली काम करता है तो फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होती है। कॉन्स्टिपेशन वगैरह को प्रिवेंट करने के लिए सबसे बढ़िया जो रेमेडीज वगैरह हैं जिसमें से एक मानी गई है वो है आपका एक्सरसाइज वगैरह आप करते चले जाइए। अगर आप ये तो खैर ये तो सारी चीजें होती हैं, इसके अलावा और भी आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। आपका स्टमक से रिलेटेड या फिर आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उस तरीके की चीजें वगैरह भी जो है उनसे आप बच जाते हैं, वो सारी चीजें आपको परेशान नहीं करती। मगर अगर हम लोग एकदम शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करें कि आपने एक्सरसाइज शुरू करी, 15-20 दिन में आपको जिन चीजों का असर आपको देखने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे मिलता है, अगर हम उन शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स की बात करें तो वो क्या क्या है। सबसे पहले ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन, स्टमक और बाकी जो पूरा का पूरा फूड पाइप हो गया, सारी चीजें हो गई, इसमें आपका ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। अब ब्लड का फ्लो जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे उनकी फंक्शनिंग वगैरह जो आपका जिस भी इलाके में, जिस भी आपके बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन या ब्लड का फ्लो ज्यादा इंक्रीज होता है, उसकी फंक्शनिंग या उसका वर्किंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, ज्यादा इनहैंस हो जाती है। ठीक है जी। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की भी अगर आप बात कर लें, जैसे जैसे इसमें ब्लड का फ्लो बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स वगैरह जो है, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उनकी फंक्शनिंग वगैरह भी जो है इफेक्टिव होती चली जाएगी। चाहे लिवर की बात कर लें, चाहे स्टमक की बात कर लें, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनल आउटलेट, किसी भी पोर्शन की आप बात कर लें, जितना ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, जितना ज्यादा उसके कारण इन इलाकों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, उसके चलते आपका डाइजेशन पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसके जो ऑर्गन्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिवली काम करने लगेंगे, ज्यादा उनका जो फंक्शनिंग वगैरह है, जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा इनहैंस होती चली जाएगी। दूसरा आता है स्पीड अप मेटाबॉलिज्म। पहली चीज तो ये कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है अपने को वो पता होना चाहिए। ठीक है, मान लिया कि डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह का जो मेटाबॉलिज्म है वो ज्यादा स्पीड अप हो जाता है जब आप एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू करते हो, मान लिया। मगर मेटाबॉलिज्म होता क्या है पहले तो इस बात को समझें। तो मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस इन विच द फूड वी कंज्यूम
कंज्यूम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी दैट इज नीडेड बाय द बॉडी टू सर्वाइव। यानी कि आपने जो खाना खाया, जो आपने फूड वगैरह कंज्यूम करी थी, अल्टीमेटली वो एनर्जी में जो कन्वर्ट हुई है, और जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर कर आपकी बॉडी फिर वेरियस फंक्शंस करती हैं। अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूं तो उसके पीछे का प्राइमरी रीजन वो एनर्जी है, जो खाना मैंने खाया था, जिसके ट्रांसफॉर्मेशन के चलते वो एनर्जी जनरेट हुई है, और उसी के कारण मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। उसी तरह से अगर मेरे हाथ हिल रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, मेरी बॉडी इफेक्टिवली फंक्शन कर रही है, उसके पीछे इस एनर्जी का, ये एनर्जी जो है वो काम कर रही है। तो ये जो फूड है, ये जो हमने खाया था, ये एनर्जी में कितना जल्दी ट्रांसफॉर्म होता है, जिसका फिर इस्तेमाल कर कर बॉडी वेरियस फंक्शंस करती है, सर्वाइव करती है। ये एनर्जी के फूड से एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन की जो पूरी प्रोसेस होती है, डाइजेशन और बाकी सारी चीजें जिसमें आती हैं, इसको आपका मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो अब होता क्या है, जैसे जैसे आप एक्सरसाइजेस वगैरह करते चले जाते हो, जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ाते हो, जिसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पड़ना शुरू होता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया, बाकी सारी चीजें हो रही हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इफेक्टिवली काम कर रहे हैं, इसके नतीजे में आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बूस्टअप हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत इफेक्टिवली काम करने लगता है। इसके साथ ही साथ यह है कि आपका जो खास तौर पे जब आप रेस्ट वगैरह कर रहे हैं, उस वक्त में आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। मतलब ये कि आपने जो खाना खाया, उससे जो एनर्जी वगैरह जनरेट हुई, अब उसमें से कितनी कैलोरीज आपकी बॉडी कंज्यूम कर रही है जब आप जनरली कोई बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे, या फिर जब आप रेस्ट कर रहे हो, जितनी ज्यादा अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में भी आपकी कैलोरीज वगैरह अगर कंज्यूम होती रहेंगी, तो उसका मतलब यह है कि आप जो है शेप में रहेंगे, बहुत ज्यादा आपकी फैट का एक्यूमुलेशन वगैरह जो है नहीं होगा। तो एक्सरसाइज वगैरह करने के कारण होता क्या है कि आपका जो रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट है, यानी कि अमाउंट ऑफ कैलोरीज जब वो बॉडी जो बर्न करती है जब वो रेस्ट पर है, वो इंक्रीज हो जाती है, और इसके चलते फैट के एक्यूमुलेशन में कमी आती है। और इन सारी चीजों के चलते आपका जो आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के वेरियस पार्ट्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम इन पर्टिकुलर बात कर लें, तो वो काफी ज्यादा इफेक्टिवली जो है आपका फंक्शन करते हैं, और आपका बॉडी, आप अंदर से जो है एक अच्छा महसूस करते हैं, अंदर से जो है आपका शरीर वगैरह बहुत अच्छे से फंक्शन कर पाता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज वगैरह करने के चलते जो चीज नहीं होती है, जिस चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, वो है कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो है एक्सरसाइज प्रिवेंट करती है। लगातार एक्सरसाइज करने के चलते आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। किस तरह से बच सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। तो होता क्या है, जब आप लगातार एक्सरसाइज वगैरह करते चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब आप अपनी बॉडी में मेहनत करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके वेरियस ऑर्गन्स के ऊपर जब ज़्यादा मेहनत करते हैं, इससे होता क्या है कि आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो खाना आपका मूव कर रहा है, इसको पूरी लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करने में जो डाइजेशन की प्रक्रिया में लार्ज इंटेस्टाइन से आपका पूरा खाना होकर जाता है, इसमें जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। पहले अगर लेट से ये एक आपका लेट से 1.5-2 घंटे में अगर ये प्रक्रिया हो रही थी, तो उसकी लेट से अगर 2 घंटे में हो रही थी तो ये 1.5 घंटे में होने लगती है, 1.5 घंटे में हो रही थी तो सवा घंटे में हो रही थी तो आपका 1 घंटे में खत्म होने लगती है। मगर पॉइंट ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन में खाना जिस तरीके से मूव करता है, उस पूरी प्रक्रिया को होने में जो वक्त लगता है वो कम हो जाता है। अब आपका फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जितने कम वक्त तक के लिए रहेगा, या फिर फूड वगैरह जब आप में से जो भी न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब होता चला जा रहा है, और डाइजेशन की आखिरी प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें आपका स्टूल्स वगैरह बनना शुरू होते हैं, आपका जो वेस्ट प्रोडक्ट या एक्सक्रीटा वगैरह बनना जब शुरू होता है, तो ये स्टूल्स वगैरह जो हैं, क्योंकि कम वक्त के लिए आपका लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, इसलिए शरीर से ज्यादा मात्रा में पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जितना ज्यादा ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने की समस्या आपको उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। अब क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में लंबे वक्त तक रह नहीं पा रहे हैं, और इसलिए ज्यादा मात्रा में वाटर वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, इसके चलते स्टूल्स वगैरह जो हैं आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह नहीं क्रिएट करा पाते, या फिर आपका पेट इस तरह से कह सकते हैं, आपका स्टमक अपसेट नहीं होता, आपका स्टमक जो है वो ईज पे रहता है, ज्यादा आपको प्रॉब्लम वगैरह जो है फ्रेशन अप होने में नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन की समस्या उस तरीके से आपके सामने नहीं आती। इसी के साथ साथ ये भी होता है कि आपका जो ब्रीथिंग रेट होता है, आपकी हार्ट रेट होती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब जैसे जैसे आपकी ब्रीथिंग रेट और आपकी हार्ट रेट एक्सरसाइज के चलते एक्सेलरेट होती है या फिर इंक्रीज होती है, उसके कारण आपका जो इंटेस्टाइन की मसल्स वगैरह है, उनका नेचुरल कंट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाता है। यानी कि आपकी मसल्स वगैरह जो है इंटेस्टाइन की, वो नेचुरली जो है ज्यादा जो है सिकुड़ती हैं। इसके चलते भी जो है नेचुरली आपके कॉन्स्टिपेशन वगैरह पे असर पड़ता है, आपका कॉन्स्टिपेशन की समस्या वगैरह जो है नहीं होती। तो 2-3 चीजें हैं। पहला क्या, जितनी ज्यादा आप एक्सरसाइज करते चले जाओगे, उसके चलते वो समय जो फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में बिताता है,
वो कम हो जाएगा। अगर वो कम होगा तो उसके कारण जो स्टूल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है बॉडी में, वो बहुत कम मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब कर पाएगा। जितना कम मात्रा में वाटर एब्जॉर्ब करेगा उतना कम आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या होगी, एक चीज। दूसरी बात ये, जमकर मेहनत करने और कसरत करने या एक्सरसाइज के एक फायदे ये भी होते हैं कि आपका ब्रीथिंग रेट, आपका हार्ट रेट सब इंक्रीज हो गया। उसके चलते आपकी जो इंटेस्टाइन की मसल है वो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, वो नेचुरली सिकुड़ती हैं। जितनी ज्यादा वो सिकुड़ती हैं नेचुरली, उतनी ज्यादा आपका नेचुरली कॉन्स्टिपेशन वगैरह की समस्या होने की संभावना कम होती चली जाती है, और इसके चलते कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज उतने ज्यादा आपको नहीं देखने को मिलते। अब ये तो खैर आपका कॉन्स्टिपेशन की बात हुई। इसके अलावा जो अलग अलग तरीके के आपके डाइजेस्टिव डिसीजेस वगैरह होते हैं, पेट से रिलेटेड जो कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, आपका एसिडिटी होना या फिर अल्सर्स वगैरह हो जाते हैं कई लोगों को पेट में, कईयों को इंटेस्टाइन में और भी बुरी बुरी समस्याएं हो जाती हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये इस तरह से बोलना चाहिए कि सारे के सारे डाइजेस्टिव डिसीजेस वगैरह जो हैं इनको अवॉइड किया जा सकता है। इनसे आप पार पा सकते हो, इनसे आप बच सकते हो। रेगुलर अगर आप एक्सरसाइज करते चले जाओगे तो इसके चलते आप डाइजेस्टिव डिसीजेस वगैरह को प्रिवेंट कर सकते हो। खास तौर पे आपके स्टमक वगैरह से रिलेटेड जितने भी आपके डिसीजेस वगैरह हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, इनसे आप बच सकते हो। कैसे? जब आप लगातार मेहनत करते हो, लगातार अगर एक्सरसाइजेस वगैरह करते चले जाओगे, इससे चलते आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, चाहे आपका लिवर हो, चाहे आपका स्टमक हो, चाहे आपकी इंटेस्टाइन हो, चाहे आपके अलग अलग तरीके के ग्लैंड्स वगैरह हो, ये सारे के सारे मजबूत होते चले जाते हैं। अगर ये मजबूत होंगे, इनकी फंक्शनिंग ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये उसी तरह से है कि आपकी मशीन को अगर आप लगातार जो है आपकी, अगर आप उसके ऑयलिंग वगैरह करते चले जाओगे तो इफेक्टिवली काम करेगी। उसमें जो है उस तरीके एक्सीडेंट होने, उसमें जो है आपका वियर एंड टियर होने की संभावना कम होती चली जाएगी। उसमें जो है आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसके ब्रेक डाउन होने की या फिर उसके खराब होने की चांसेस वगैरह में कमी आती चली जाएगी। उसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर इन पर्टिकुलर बात करो, लगातार मेहनत करते चले जा रहे हो, लिवर हो, स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, अलग अलग आपके ग्लैंड्स वगैरह हो, सबके सब मजबूत होते चले जाते हैं, इफेक्टिवली फंक्शन करते हैं। अब अगर हर एक ऑर्गन अच्छे से काम कर रहा है तो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो इफेक्टिवली ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, और नतीजे में आप किसी भी तरीके के डाइजेस्टिव डिसीजेस वगैरह से बचते हो, किसी भी तरीके की डाइजेस्टिव समस्याएं आप लोगों के सामने नहीं आती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज का जो अपना सेशन है वो यहीं पर समाप्त होता है, और इसी के साथ में अपना जो चैप्टर नंबर 3 है या फिर जो यूनिट नंबर 3 है वो भी खत्म होता है। इसी के साथ में आज का जो अपना डिस्कशन वगैरह है, इसी के साथ अपना चैप्टर नंबर 3 फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स समाप्त हुआ। इसके वेरियस एस्पेक्ट्स वगैरह हम लोगों ने देखकर खत्म किए। नेक्स्ट अब अपना जो सेशन होगा उसमें अपन लोग अपना चैप्टर नंबर 4, जिसमें हम लोग अलग अलग एक्सरसाइजेस और गेम्स वगैरह के बारे में स्पेसिफिक बातचीत करेंगे, उसको शुरू करेंगे। मगर आज के सेशन के साथ में चैप्टर नंबर 3 समाप्त होता है, और इसी के साथ में अपना सेशन भी जो है यहीं पे खत्म होता है। हालांकि खत्म करने के पहले, आप लोगों से अलविदा बोलने के पहले, विदा लेने के पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहां पर सारा का सारा क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। कई लोग ये भी, कई सारे बच्चे ये भी बोलते हैं कि YouTube पर जो चैनल है उस पर सब्जेक्ट्स या प्लेलिस्ट ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। वाजिब है, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह हैं तो दिक्कत आ जाती है कई बार। उस चीज़ का खास तौर पे यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जब आप वेबसाइट पर आएंगे तो आपको सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट जो है एकदम ऑर्डर्ड तरीके से अरेंज मिलेगा। आप CBSE इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ना है तो उसका कंटेंट अलग है, हिंदी मीडियम का अलग है, NTSC, ओलंपियाड, CUET और जो भी स्पोकन इंग्लिश और जो भी आपके वेरियस अदर एग्जामिनेशन है, सबका कंटेंट आपको एक्सक्लूसिवली अलग अलग देखने के लिए मिलता है। तो जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, जिस भी क्लास के सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, जो भी कंटेंट आप एक्सेस करना चाहते हैं, आप उसे क्लिक करें। जैसे आपने किंडरगार्टन टू 12 CBSE इंग्लिश मीडियम को क्लिक किया तो सारी जो क्लासेस हैं वो खुलकर आपके सामने आ जाएंगी। अब अगर उस पर आपने क्लास 11 को क्लिक किया तो ये इस तरीके से उसका जो आइकन है वो लाल हो जाएगा, और उसके जो सारे कोर्सेज हैं वो सामने आ जाएंगे। जैसे साइंस के आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं उसके कोर्सेज आ गए, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो आपके आ गए, और जो भी आपके दूसरे फर्दर सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स हो गया, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश हो गए, हिंदी हो गया, बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सब निकलकर सामने आएंगे। अब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है आप उस पर क्लिक करें तो फिर उसका सारा का सारा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। लेट्स से जैसे आपने फिजिकल एजुकेशन पे क्लिक किया तो इसका सारा का सारा कंटेंट आपके सामने आ जाएगा। सिलेबस ओवरव्यू, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, किसके चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं वो। अब इसको आप एक्सेस करना शुरू कर सकते हैं, जितना आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरीके का कोई हिडन चार्जेस या अदरवाइज कोई भी फीस या कोई पेड सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं है, सब कुछ एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जितना चाहें आप यहाँ से गेन कर सकते हैं, जितना नॉलेज चाहें उतना ले सकते हैं, अपने एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी कर सकते हैं, इफेक्टिवली अपने आप को तैयार कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, बाकी जो भी आपके एग्जामिनेशंस हैं
और अपने आप को एम्पावर कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान से ज़्यादा बड़ा कोई और एम्पावरमेंट नहीं होता। किसी ने कहा भी है कि गिव अ मैन अ फिश एंड यू कैन फीड हिम फॉर अ डे एंड टीच अ मैन टू फिश एंड यू आर गोइंग टू फीड हिम फॉर एंटायर लाइफ। यानी कि किसी को एक बार मछली खिला दें तो वो एक बार उसका पेट भर देंगे, उसे मछली पकड़ना सिखा दीजिए जिंदगी भर के लिए, जो है उसका पेट भरता रहेगा, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। लगभग वही बात है। एम्पावरमेंट से अगर आपको देना है किसी को, किसी का सशक्तिकरण करना है, तो ज्ञान से ज्यादा, नॉलेज से बड़ा कोई सशक्तिकरण नहीं हो सकता। तो जितना हो सके उतना ज्ञान बटोरें, जितना हो सके उतना नॉलेज गेन करें, अपना एम्पावरमेंट करते चले जाएं, दूसरों को भी इसके बारे में बताएं और तरक्की और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें। अपना ध्यान रखें, मेहनत करते चले जाएं, अच्छे अच्छे एग्जाम रिजल्ट्स वगैरह लेकर आए, एग्जाम्स वगैरह में बढ़िया प्रॉस्पर करें लाइफ में और अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचें, देश की तरक्की और उन्नति में आप लोग अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। इसी नोट पर कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।